गाइस आज हम डिस्कस करेंगे BHIC 134 दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड दैट्स फ्रॉम BG प्रोग्राम एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज़। सो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। द 18th सेंचुरी वॉज द सेंचुरी ऑफ यूनिवर्सल डिक्लाइन कमेंट, क्यों ये बोला गया वो देखना है। ठीक है, आपको सिर्फ मेरी वॉइस पे फोकस करना है, कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक है भी तो उस पर ध्यान नहीं देना है। अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग ऑर्थोडॉक्स कंसेप्ट जो अभी चल रहा है, द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल डिप्रेविटी, वीक रूलर्स एंड कम्युनल पॉलिसी एक्सेट्रा, जो कि प्रिवेलिंग ऑर्थोडॉक्स में जो प्रिंसिपल है मॉरल डिप्रेविटी का और वीक रूलर्स का, कमजोर रूलर्स का, और बाकी का कम्युनल पॉलिसी जो उस टाइम के ग्रुप्स के पॉलिसी एक्सेट्रा है, उनके बेसिस पे हैव बीन साइटेड एज अ फैक्टर फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। तो इन लोग के सोच एंड ओपिनियन की वजह से मुगल एम्पायर का कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुआ था। बट दिस एक्सप्लेनेशंस डू नॉट सीम टू बी एम्पेरिकली करेक्ट। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है ये टोटली करेक्ट नहीं है। As later Mughal rulers like फारूक सियार tried to stop this decline, क्योंकि बाद में जो फारूक सियार था इसने इस डिक्लाइन को रोकने की बहुत कोशिश की थी। There is no evidence to suggest that this emperors abdicated their responsibilities। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि सॉलिड प्रूफ नहीं है कि इन लोग ने अपनी जिम्मेदारियाँ, ये जो रूलर्स थे इन लोग ने अपनी जिम्मेदारियाँ नहीं मतलब एक्सेप्ट की थी या नहीं चलाई थी, ऐसा कुछ बताया नहीं था, या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से हाथ धो बैठे थे या नहीं करना था इन लोग को, ऐसा कुछ नहीं था। हिस्ट्री ने अभी तक ये सब नहीं बताया। बट इट इज़ ट्रू दैट at that time the events were happening so fast that it was not possible for any one person to control it। तो उस वक्त चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी हो रही थी कि कोई एक पर्सन के हाथ में नहीं था उसको कंट्रोल करना। अनदर व्यू इज़ रिलेटेड टू द क्राइसिस इन द जागीरदारी सिस्टम। दूसरा जो व्यू ओपिनियन दिया गया है वो है जागीरदारी सिस्टम में क्या कमी थी उसके बारे में। द रैपिडली डिसइंटीग्रेटिंग पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑन विच मैनी हिस्टोरियंस हैव रिटन एक्सटेंसिवली, और ये बेस्ड है पॉलिटिक्स, सोशल इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर में, जिसमें काफ़ी हिस्टोरियंस ने जांच पड़ताल करने के बाद उसके बाद छानबीन करने के बाद उसमें उसके बारे में लिखा है। किस में लिखा है? हिस्ट्री में। ठीक है। इरफान हबीब्स आर्गुमेंट हैव बीन मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इन दिस कंटेक्स्ट। तो बाकी सब इन्फ्लुएंसर के मुताबिक ये जो इरफान हबीब है इसका आर्गुमेंट को बहुत ज़्यादा मान्यता दिया गया, इम्पोर्टेंस दिया गया। तो इसने क्या बोला वो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हबीब, while the potential for expanse of the economy was fundamentally limited in itself, इसकी सब रूलिंग क्लास, जो इम्पेयर रूलिंग क्लास है उसके बीच में, लैंडलॉर्ड्स उनके बीच में, एंड द पीजेंट्री जो काम करते हैं वहाँ पे उनके बीच में। ठीक है। which grew to such an extent that it became impossible to control or prevent, जो इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि इसको कंट्रोल या प्रिवेंट करना पॉसिबल नहीं था। अनादर हिस्टोरियन सतीश चंद्र, क्या था इसमें, इसने ये सब सर्कमस्टेंसेस ने म्यूचुअल फैक्शनलिज्म को, मतलब आपसी मतभेद को और म्यूचुअल कन्फ्लिक्ट को दे दिया, ग्रोथ कर दिया। हर ग्रुप में कन्फ्लिक्ट होने लगी, जो अंडरस्टैंडिंग थी वो ख़त्म होने लगी, वो सब। अतर अली, a supporter of this view, said that the growing shortage of जागीर्स was a major reason for this decline। जो जागीर कमा वो एक मेन रीज़न था मुगल एम्पायर का डिक्लाइन के लिए, अतर अली के हिसाब से। औरंगजेब सॉर्टन कैंपेन रिजल्टेड इन अ ह्यूज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स। तो जो औरंगजेब का जो कैंपेन था वो बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट्स को बढ़ावा में हेल्प किया, विच शुक द जागीर सिस्टम के, जो जागीर सिस्टम रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जॉन रिचर्ड्स अमेंडेड दिस टू से दैट बी जागीर्स, दैट इज विदाउट जागीर्स इन द साउथ were not a problem as there was no deficit area। तो बिना जागीर्स का कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि कोई डेफिसिट एरिया नहीं था इसके हिसाब से। द रियल प्रॉब्लम वॉज रिलेटेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए प्रॉपर सिस्टम बाय द डिकान लोकेलिटीज़। मेन प्रॉब्लम था एक प्रॉपर सिस्टम का इस्टेब्लिश करना डिकान लोकेलिटीज़ के तरफ से। द मुगल एम्पायर कुड नॉट बी कॉन्सोलिडेटेड इन द डिकान। जो मुगल एम्पायर थे उन लोग कॉन्सोलिडेटेड मतलब क्या होता है अभी,
ओके, तो कंसोलिडेटेड मतलब, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गई थी, एक कंसोलिडेटेड मतलब किसी को सिंपैथी देना, लेकिन इसमें वो सेंस नहीं है। द मुगल एम्पायर कुड नॉट बी कंसोलिडेटेड इन डेक्कन, मतलब उन लोग अपना पावरफुल पोजीशन डेक्कन में नहीं स्टैब्लिश कर पाए। सो द सिचुएशन बिकेम क्रिटिकल, इसलिए सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो गया था। दिस फेलियर वॉज पार्टिकुलरली ड्यू टू द इनएबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर टू प्रॉपरली अलाइन विथ लोकल एग्रीकल्चर बेस्ड एलाइट। ये जो इन लोग फेल हुए अपना स्टैब्लिश करने में, ये इन लोग की वजह से हुआ, ताकि इन लोग का अलाइनमेंट एग्रीकल्चरिस्ट लोग के साथ नहीं था, उन लोग अच्छे से नहीं बना पाए एग्रीकल्चर बेस्ड अलाइंस के साथ, इसलिए ड्यू टू विच द एम्पायर बिगिन टू बी वीकेंड, इसके लिए ये कमज़ोर हो गया। ठीक है। According to another interesting argument made by Marshall Hodgson, because of the successful control over the deployment of gunpowder, the three Muslim kingdom, इसके हिसाब से बोला गया है, क्योंकि इसने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, उसने अपना काफ़ी अच्छा मुकाम बना दिया था डिप्लॉयमेंट की वजह से। तो द थ्री मुस्लिम किंगडम ओटोमन सफाइद मुगल में फेल्ड अल्टीमेटली, इसका जो ओपिनियन था, ये क्या बोलते हैं वो देखते हैं। ठीक है। While this technology was the main reason for their success, it also became the main reason for the weakness and downfall. तो जो कि जो मार्शल हॉक्सन के का बताना है कि जो मुस्लिम्स लोग का मेन स्ट्रेंथ बना, जो गन पावर में डिप्लॉयमेंट था, वही कहीं ना कहीं इन लोग के फेलियर का भी रीज़न बना। While this technology became the main reason for the weakness and downfall, because they could not successfully adapt the changing technologies in the field of war in the western hemisphere। तो क्योंकि इन लोग को टेक्नोलॉजिकल चेंजेस थे वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे इन लोग अच्छे से अलॉट नहीं कर सके, इसको समझ नहीं कर सके। ठीक है। Alim Khan has also focused on the synchronous compatibility between gunpowder centralization and resistance। तो आलिम खान ने भी फोकस करने की कोशिश की थी गन पाउडर सेंट्रलाइजेशन रेजिस्टेंस में। While the power of empire increased the use of guns, जो कि एक तरह से मुगल एम्पायर बढ़ रहा था, उसका पावर बढ़ रहा था गन्स के यूज़ की वजह से, कैनन एंड एम्यूनेशन की वजह से, they were simultaneously used by powerful subjects to empower themselves and to resist the interference of the state। लेकिन स्टेट के इंटरफेरेंस के लिए और कुछ रीजंस के लिए इन लोग कहीं ना कहीं फेल भी हो रहे थे। सिंस द जमींदार्स, चौधरीज एंड द मेजर पीजन ग्रुप हैड अ लार्ज आर्म्ड फोर्स एंड दे एम्प्लॉयड some traditional rights and facilities due to high status, क्योंकि जमींदार लोग, चौधरी लोग को, छोटे लोगों का बहुत ज़्यादा साथ था, पीजन ग्रुप यानी स्मॉल ग्रुप का पीपल लोगों का, मतलब उन लोग का जो साथ था, और हैड लार्ज आर्म फैसिलिटीज़, उनके पास बहुत सारा आर्म्स एंड अम्यूनिटीज़ था ड्यू टू द हाई स्टेटस, उनके स्टेटस की वजह से। दे कुड ऑल्सो इंक्रीज देयर मिलिट्री पावर इफ़ रिक्वायर्ड, तो उन लोग इफ़ नीडेड मिलिट्री पावर को भी बढ़ा सकते थे। ड्यू टू ऑल दिस द पावर ऑफ लोकल सिफ्टियंस इंक्रीज ग्रेटली, इसकी वजह से लोकल सिफ्टियंस का पावर बढ़ गया। स्टीवर्ट गॉर्डन ऑल्सो बिलीव दैट इन 18th century द मराठास मेड यूज़ ऑफ वेरी लार्ज एंड हेट्रोजेनस मिलिट्री लेबर मार्केट, तो इसके वजह से जो स्टीवर्ट बोलते कि 18th century में मराठास का भी बहुत ज़्यादा आर्म्स एंड एम्यूनिटीज़ की वजह से उनके आर्म फोर्स बढ़ गए थे, और काफ़ी बढ़ गए थे, अलग अलग हेट्रोजेनियस मिलिट्री लेबर की वजह से एक्सटेंड हो गए थे। दैट ऑल्सो इंक्लूड यूरोपियंस, जिसमें यूरोपियंस भी थे। Therefore, to understand the reason for the decline of the Mughal Empire, one has to understand both a long-term and conjunctional perspective। तो क्यों, अगर हम लोग को समझना है कि मुगल एम्पायर क्यों डिक्लाइन हुआ, एक को मुगल एम्पायर के बारे में उसका लॉन्ग टर्म हिस्ट्री जानना चाहिए, और हर किसी का जो मल्टीपर्पज़ पर्सपेक्टिव है उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू लॉन्ग टर्म व्यू द मुगल एम्पायर अंडरस्टैंड बोथ अ लॉन्ग टर्म एंड कंजंक्शनल पर्सपेक्टिव। तो क्यों, अगर हम लोग को समझना है कि मुगल एम्पायर क्यों डिक्लाइन हुआ, एक को मुगल एम्पायर के बारे में उसका लॉन्ग टर्म हिस्ट्री जानना चाहिए, और हर किसी का जो मल्टीपर्पज़ पर्सपेक्टिव है उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू लॉन्ग टर्म व्यू द मुगल एम्पायर एस्टेब्लिश मैनी इंस्टीट्यूशन फॉर द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो पावर को अपने कंट्रोल में करने के लिए मुगल एम्पायर ने काफ़ी कुछ किया था, काफ़ी इंस्टीट्यूशन बनाए थे, लेकिन बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू द पीरियडिक क्राइसिस इन द इंस्टीट्यूशनल एंड फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द एम्पायर, किसी पीरियडिक क्राइसिस की वजह से इंस्टीट्यूशनल और फिक्सल अरेंजमेंट में, पैसों की और इंस्टीट्यूशन की अरेंजमेंट में कुछ दिक्कत हुई थी। द मुगल रूलर्स कुड नॉट इफेक्टिवली रिजॉल्व देम, मुगल रूलर्स जो थे उन लोग को रिजॉल्व नहीं कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, द मुगल गवर्नमेंट कुड नॉट रिकाउंसिल द असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू
इसका सॉल्व नहीं कर पाए प्रॉब्लम जमा का, एंड एक्चुअल टैक्स कलेक्शन हासिल का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाए। द क्राइसिस वॉज मोर इन रूरल एरियाज, ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंड था रूरल एरियाज में। द मुगल एम्पायर डिड नॉट क्रिएट हार्मनी बिटवीन द लोकल एलाइट एंड द गवर्नमेंट, जो लोकल एलाइट एंड गवर्नमेंट के बीच में भी हार्मनी स्टैब्लिश नहीं कर पाए। ऑल्दो देयर वर एक्सेप्शन सच एज अकबर्स राजपूत पॉलिसी, जो कि कुछ पॉलिसीज थे लेकिन फिर भी नहीं कर पाए। But if thought, this sphere of influence did not extend the whole of Rajputana. For example, areas like Mawasat and Jora Talab have always been rebellious. ये दो जगह हमेशा ही rebellious था, इन लोग के बीच में भी कभी समझौता नहीं हुआ, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुए। दिस प्रॉब्लम्स वे कंपाउंडेड बाय द इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू स्टैब्लिश एनी प्रैक्टिकल रिलेशंस। तो गवर्नमेंट का भी कोई ज़्यादा रोल नहीं था और इन लोग कोई रिलेशंस नहीं बना पा रहे थे स्मॉल जमींदार्स के बीच में। स्प्रेड फार एंड स्कैटर्ड इन द एम्पायर, और ये सब जगह का चर्चा का केंद्र बन गया। ठीक है। द कंजंक्चरल प्रॉब्लम, क्या बोला गया है, द कंजंक्चरल प्रॉब्लम इंक्लूड्स अ डिकान क्राइसिस। तो कंजंक्शन प्रॉब्लम में कुछ सिचुएशन, कुछ आपसी मतभेद और काफ़ी कुछ क्राइसिस की वजह से इसमें डिकान क्राइसिस भी आ गया। इन एडिशन द सस्टेन्ड ऑपोजिशनल मूवमेंट्स ऑफ द जाट्स एंड मेवातीस इन द गंगा एंड यमुना दोब रीजन इन नॉर्दर्न इंडिया एंड द सिख प्रोटेस्ट इन पंजाब टुक अ सीरियस फॉर्म। तो इनके वजह से जो जाट्स एंड मेवातीस का मुठभेड़ था गंगा यमुना का दोब के रीजन्स में, और सिख प्रोटेस्ट ये सब पंजाब में, ये सब काफ़ी कुछ सीरियस मुद्दा बन गया। विद द एक्सपांसन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन एरिया सच एज ईस्टर्न इंडिया, और जो ट्रेड एक्सपांसन हुआ ईस्टर्न इंडिया में, रिकवरी बिकेम डिफिकल्ट, जो रिकवरी था वो और ज़्यादा दिक्कत हो गई। एज अ जमींदार्स टुक एडवांटेज ऑफ देयर रेवेन्यूज़, क्योंकि जमींदार्स ने अपने रेवेन्यूज़ का एडवांटेज लिया। दिस इंक्रीज इकोनॉमिक डिफिकल्टीज वॉज अकम्पेनिड बाय द कन्वर्जन क्राइसिस इनटू टू मोर। जो इंक्रीज हुई इसको साथ दिया कन्वर्जन क्राइसिस के वजह से। एशियन एम्पायर्स विच डिसरप्टेड द कमर्शियली बेनिफिशियल लिंक बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट एशिया, जो कॉमर्शियल लिंक था इंडिया एंड वेस्ट एशिया के बीच में, वो भी काफ़ी हद तक अफेक्टेड हुआ इसकी वजह से। ड्यू टू डिक्लाइन ऑफ दिस एम्पायर, सूरत द फेमस पोर्ट ऑफ मुगल एम्पायर हैड टू फेस इकोनॉमिक डिफिकल्टीज एट दैट टाइम। इसके वजह से जो सूरत मुगल एम्पायर का जो इंपॉर्टेंट फैक्टर उसको बहुत इकोनॉमिक डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ा। द कंजंक्चरल क्राइसिस फर्दर एग्रावेटेड द लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट एंड लोकल इम्परेटिव। तो जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको और ज़्यादा एक्सटेंड में बढ़ा दिया गया था, बढ़ गया था वो, कॉजिंग द एम्पायर टू कंटिन्यू टू डिक्लाइन। इसके वजह से जब चीज़ें सॉर्ट आउट ही नहीं हो रही थी तो वो और उसको डिक्लाइन करते गया। सो इसी रीजन्स की वजह से 18th सेंचुरी में मुगल एम्पायर का डिक्लाइनेशन हुआ, क्योंकि पहले तो वो खुद काफ़ी कोशिश करे थे लेकिन उनकी कोशिश साथ नहीं दी। उसके बाद में काफ़ी डिस्प्यूट्स हुए और ज़मींदार लोग के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो भी सॉर्ट आउट नहीं कर पाए। विद पैसेज ऑफ टाइम सब कुछ बिगड़ते गया, इसके लिए एक डाउनफॉल हो गया। आई होप कंसेप्ट समझ में आ गया हो। इफ़ ऐसा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए एंड FCS को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।